हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर आपने देखा कि सरकार ने 8th पे कमीशन को गठित करने की यहाँ पर न्यूज़ दी है, यानी कि उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया हुआ है। फिलहाल वो कमीशन को बनाया नहीं गया है, लेकिन ये मंजूरी दे दी है कि 8th के पे कमीशन अब वहाँ पर क्या होगा, उसको बनाया जाएगा। उसका टर्म्स कंडीशंस वगैरह क्या होंगे, उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ये बात की बातें हैं। अभी सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। ओके, तो ये सारा तो सबको पता है। अब काफ़ी जो खुशी देखने को मिल रही है सरकारी कर्मचारियों में कि उनका सैलरी डबल हो जाएगी, या फिर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है। हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी एक्चुअली में बढ़ सकती है और उसके पीछे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेके पहले से चलेंगे कि खास करके 2016 से चलेंगे, और कि 2016 से लेके 2000 अब इसमें क्या आपका चेंजेस होने वाला है, 2026 में क्या चेंजेस होंगे, या फिर 2016 से पहले 2006 की बात करें उसमें क्या था और वहाँ से चेंजेस क्या हुए हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। काफ़ी मैं आसानी तरीके से समझाऊंगा, एक लेमन टर्म्स जो होता है आसान भाषा में समझाऊंगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी लूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, यही तो मेन मुद्दा है, आप देखने के लिए क्यों आए हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो सीधा हम उस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि किसकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो हम भाई बात करते हैं कि जो हमारा 8th पे कमीशन है, ओके, इसमें हमारी सैलरी कितनी होगी, यही है ना। चलिए, तो 8th पे कमीशन जैसा कि कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से आपका ये लागू होने वाला है। ओके, 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ये तो बात होगी, हर 10 साल पे आपका पे कमीशन बनता है। लेकिन अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कब का भाई, 2006 का। 2006 में, ठीक है, 2006 में देखिएगा कि आपकी जो बेसिक, जिसको आप बेसिक पे कहते हैं, जो बेसिक पे था 2006 में, वो कितना था, वो था 7,000 रुपये। वो था आपका 7,000 रुपये 2006 में। ठीक है, बेसिक पे आप समझते हैं, सरकारी नौकरी करें तो आप बेसिक पे जानते हैं कि बेसिक पे क्या होता है। बेसिक पे आपका एक पेमेंट का बैंड है, जिस पे और सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, या उसका परसेंटेज आपको मिलता है अलाउंसेस जोड़ के। दिस इज द बेसिक पे। ओके, वही जब आपको 7th पे कमीशन आया 2016 में, तो 2016 में जब बेसिक ये आपको कमीशन आया, तो इन्होंने कहा कि करीबन 2.57 के आसपास इन्होंने बेसिक पेमेंट को बढ़ाया था। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द फिटमेंट फैक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द फिटमेंट फैक्टर। और इन्होंने कहा कि भाई ये 2.57 के आसपास ये आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, यानी कि 7,000 में आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.57 से, तो वो जो अब आंकड़ा डेटा निकल के आएगा वो आपका बेसिक प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 7,000 में जब इन्होंने इतने से मल्टीप्लाई किया तो जो बेसिक आंकड़ा निकल के आया वो 18,000 के आसपास में आया। यानी कि 2016 में जो 18,000 थी, ये मिनिमम बेसिक पे था सरकारी कर्मचारियों का, मिनिमम बेसिक पे। अब इस पे, ये बेसिक पे है, इस पे आपको और सारी चीजें ऐड होती हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें डीए ऐड नहीं होगा। जो डियरेंस अलाउंस होता है ना, वो इन्फ्लेशन के लिए मिलता है। तो जब सरकार आपको ये रिवाइज करती है पे कमीशन के रिकमेंडेशन को, तो वहां पर डीए जो होता है उसको 0 कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी बेसिक पे को बढ़ाया ही गया है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। ओके, तो सरकार चाहती है कि भाई सरकारी कर्मचारियों को भी इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उनका भी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ता रहना चाहिए। तो इस वजह से सैलरी रिवाइज की जाती है। तो जब भी यहाँ पर आपको जो नया पे कमीशन लगता है, उस समय डीए जो होती है वो 0 हो जाती है। लेकिन और भी जो अलाउंसेस होते हैं वो बढ़ते हैं, जैसे कि भाई आपका एचआर हो गया। अब मान लीजिए कि इस पे एचआर आपको 20% मिलता होगा, तो 18,000 को 20% आप इंक्लूड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 18,000 का 20%, करीब 3,600 रुपये हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप 3,600 प्लस कर दीजिए, 3,600 आप इसमें प्लस कर देंगे। हो सकता होगा आपको कुछ टीए मिलता होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको कुछ मिलता होगा।
ओके, तो वो भी आपको ऐड कर देना है। अब ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स होते हैं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ये अलग अलग हो सकता है। ओके, तो लगभग अगर मैं कुल मिला के अगर कहूँ तो 25,000 के आसपास ये आपकी बेसिक पेमेंट बनती है, जो 18,000 के बेसिक पे ज्वाइन करते थे। तो 25,000 के आसपास उनकी सैलरी बनती थी, किसके अकॉर्डिंगली, 2016 में 7th पे कमीशन के अनुसार। तो अब आप ये सोचेंगे कि यानी कि अगर उस समय किसी की 25,000 अगर सैलरी होगी तो क्या वो सैलरी, अब जो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि कितना फैक्टर होगा, फिटमेंट फैक्टर, और फिर सरकार उस चीज को मानती है या नहीं मानती है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन जो हमारे लेबर यूनियन है, उन लेबर यूनियन का ऐसा कहना है कि जो भाई फिटमेंट फैक्टर है ये होना चाहिए 2.5 से लेके 2.9 तक ये होना चाहिए। ये किसका डिमांड है, लेबर यूनियंस का डिमांड है ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मिनिमम लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि सरकार क्या करती है कि 2.5 को फिटमेंट फैक्टर के तौर पे डिसाइड करती है कि भाई हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे 2.5 को, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कि आपका बेसिक पे 18,000 है, ओके, और ये जो मल्टीप्लाई किस पे होता है, पूरी सैलरी पे मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बेसिक जो पे है उस पे मल्टीप्लाई होता है। तो आपका बेसिक पे 18,000 अगर है तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा भाई, ये 18 2 36 हो गया, और 18 का आधा 9 होता है, तो 36 9 कितना हो गया, 45 हो गया। यानी कि 45,000 ये क्या होगा, ये आपका मिनिमम बेसिक पेमेंट होगा अगर सरकार 2.5 फिटमेंट फैक्टर को कंसीडर करती है। तो मिनिमम बेसिक पेमेंट जो 18,000 था वो 45,000 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब ये बेसिक पे हो गया, इस पे क्या ऐड होगा भाई, आपका HR ऐड होगा। अब मान लीजिए 20% आपको HR मिलता हो, तो 45 का 20% 9,000 हो गया, यही होगा ना। और 45,000 का 20% 9,000 हो गया, तो इसमें 9,000 जोड़ दीजिए 45,000 में, तो 45,000 में 9,000 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 54,000 हो जाएगा, 54,000 आपको हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहना है कि भाई इसके आसपास सैलरी हो सकती है। अगेन HR इज डिपेंड ऑन कि किसको HR कितना मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, HR जो होता है ना, लोकेशन के हिसाब से मिलता है। अगर छोटे शहर में वो काम कर रहे हैं तो फिर HR का परसेंटेज वहाँ पे कम होता है, बड़े सिटीज में है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डिस्टर्ब जो एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो HR इट इज़ नॉट लाइक कि हर जगह 20% ही फिक्स रहेगा, ये 15% भी हो सकता है, कहीं 13-14% भी हो सकता है, या कहीं 25% भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कैसा शहर है, कैसा एरिया है। जनरली छोटे शहर में थोड़ा खर्चा कम होता है तो HR थोड़ा वहाँ पे कम मिलेगा, और बड़े शहर जो महंगे शहर हैं वहाँ पे थोड़ा सा HR ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइविंग कॉस्ट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट फिक्स 20%। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि बेसिक पेमेंट अगर आपका 45,000 हो सकता है, उस पर आपको HR TA वगैरह ऐड करना है, DA आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 साल बाद जो आपको DA बढ़ना स्टार्ट होगा, 1%, 1.5%, 2% जो सरकार बढ़ाती है। अदरवाइज इसके आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बेसिक पेमेंट में आप अपना HR TA जो भी मिलता है अलाउंस परसेंटेज के हिसाब से ऐड कर लेंगे, DA 0 रहेगा 1 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपको, अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन है कि अगर उनको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, ओके, तो अब कहना है कि भाई 50,000 का 2.5 गुना हो जाएगा। तो 50,000 का 2.5 गुना कितना होता है, 50,000 का तो 2.5 गुना आपका 1,25,000 हो गया। तो क्या आपको 1,25,000 सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी, टोटल सैलरी पे काउंट नहीं होता, ये फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक पेमेंट पे काउंट होता है। तो आपका जो 50,000 अगर सैलरी मिल रहा है तो ये आपका बेसिक पेमेंट नहीं है ना, क्योंकि 50,000 में आपको HR भी मिल रहा है, आपको DA भी मिल रहा है, आपको TA भी मिल रहा है, या जो भी अलाउंस आपको सरकार देती होगी वो मिल रहा है। तो जस्ट टू फाइंड कि आपका बेसिक पेमेंट कितना है, और बेसिक जो पेमेंट है उस पे आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके ऊपर HR एंड ऑल दो अलाउंसेस होते हैं वो आपको ऐड करना है DA को छोड़ के, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भाई जब ये इनका पेमेंट क्या था कि 18,000 रुपये था बेसिक, और वहाँ पर अगर इनको
इतना बेसिक पेमेंट था और सैलरी कितनी मिल रही थी, मैंने HR मान लीजिए कि 20% मिलता होगा, मैंने यहाँ पर भी 20% ले लिया तो 3600 हो गया। तो 18 3 21 आपको करीब 21,500 मान लीजिए, कुछ TA वगैरह भी ऐड कर लीजिए तो 23 24 या 25 मैंने आपको रखा था उस समय। तो 25 आप मान के चलिए कि भाई ये 25,000 उनकी सैलरी थी। कब ये? जब ये 18,000 बेसिक पे पे ज्वाइन करते थे। लेकिन जब ये आपका बढ़ के बेसिक पेमेंट 45,000 हो जाएगा तो अब जो सैलरी हो जाएगी वो 54,000 के आसपास। दिस इज नॉट, अगेन मैं कह रहा हूँ कि HR इज नॉट फिक्स्ड, वो कम होता रहेगा। लेकिन बेसिक पेमेंट 45,000 हो जाएगा तो सैलरी 52 के आसपास मिलेगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई 52 के आसपास सैलरी हो जाएगी, यानी कि 52,000 हो जाएगी। दिस इज द मिनिमम सैलरी। जो पहले ये मिनिमम सैलरी 25,000 थी, अब ये 52,000 के आसपास हो जाएगी। अगेन दिस इज द वेरिएबल। अगर वही जाइएगा DA ग्रुप, आपको रेलवे में जाइएगा ग्रुप D का अलग फिर वो आपको होता है, उसमें भी कहते लोग 35,000 के आसपास में मिलती है। तो डिपेंड की सरकार कितना आपको कौन सा अनाउंस दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ओके, तो इतना आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि जो आपका सैलरी होगा उसका जो बेसिक पेमेंट है उस पे ये काउंट होगा, आपके पूरे सैलरी पे काउंट नहीं होता है। अगेन ये सरकार का काम है डिसाइड करना कि फिटमेंट फैक्टर कितना होता है। सरकार जो डिसाइड करेगी वही फिटमेंट फैक्टर आपके बेसिक पेमेंट में मल्टीप्लाई होगा और देन उसके ऊपर आपके HR एंड TA वो काउंट होंगे। DA काउंट नहीं होगा, 0 हो जाएगा DA पहले साल के लिए। बाकी दूसरे साल से फिर सरकार DA में 1-2% की जो बढ़ोतरी करती है वो बेसिक पेमेंट पे ऐड होता जाएगा। क्लियर? तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी 2 गुना 2.5 गुना इस तरीके से बढ़ेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिक पेमेंट में वो होता है, बाकी जो छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं वो आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होगी। तो अब आपकी कितनी भी सैलरी हो, आपको पता होगा कि आपकी बेसिक पेमेंट कितनी है। जस्ट बेसिक पेमेंट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगेन 2.5 सरकार को भी डिसाइड करना है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि सरकार कम से कम इतना तो रखेगी ही। ओके, तो 2.5 रखती है तो आप निकाल सकते हैं कि बेसिक पेमेंट आपका कितना हो जाएगा। आपको HR कितना मिलता है वो भी आपको पता है, तो उससे फिर उतना HR को आप परसेंटेज निकाल के उसमें प्लस कर लीजिएगा, तो एक मोटा मोटी आपको अपने के सैलरी का रेंज पता लग जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? तो बस यही चीज़ें हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपकी सैलरी डबल हो गई या कुछ बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें टैक्स भी लगता है। अगर आप अभी 20% टैक्स दे रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो 30% वाले स्लैब में आप आ जाइएगा तो फिर आपका टैक्स डिडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक तरीके से सोच रहे हैं ना कि आगे वाला हिस्सा कि मेरी सैलरी इतनी 20,000 बढ़ गई, 25,000 बढ़ गई, लेकिन आप पिछला हिस्सा भी सोचिएगा तो जो अभी आप 20% सैलरी दे रहे हैं वो आप 30% वाले स्लैब में चले जाएंगे, तो आपका टैक्स डिडक्शन ज़्यादा हो गया। तो एक तरीके तरफ से आया और दूसरी तरफ से गया। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ी है कि और कोई कमाना कम कर देगा। अभी जो जितने भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं ना आपके, वो भी आपके बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल के भी दाम आपको बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई उनको भी तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो वो कहाँ से देगा? समझ में आ रहा है? जैसे कंपनियां हैं, मान लीजिए जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि HPCL है, ठीक है, या IOCL है, ये सब पेट्रोल बेच रहे हैं, पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। अब इनको अपने एम्प्लॉय को भाई सैलरी देनी है बढ़ा के, इस पे कमीशन होगा। तो जब आप ये सैलरी जब बढ़ा के देंगे, वो सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम डेफिनेटली बढ़ाएंगे, तभी तो पैसा आएगा जो एडिशनल तो अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। तो फिर ये भाई किस पे आएगा? ये बोझ किस पे गिरेगा? ये आप पे ही गिरेगा। जिसको लगता है कि 2 गुने सैलरी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, ये है कि अगर 20,000 बढ़ता है तो 10,000 इन सब में जाएगा, तो हाँ 10,000 का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो एक तरफ आप सोच रहे हैं सैलरी का बढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ 2 चीज़ें, टैक्स एंड द इन्फ्लेशन, ये दोनों आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो गई होगी। बाकी तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंसीडर करना, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह के मिलते हैं कुछ और अच्छी वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।